एसवी अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी का लेसन नंबर 7 जिसका पार्ट अपने सेकंड पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें अपने गेहूं का काला या स्तंभ रोगी रोग है, इसके जो प्रमुख लक्षण थे उसके बारे में पढ़ा। अपने रोगजनक है इसके बारे में पढ़ा, तो इसके रोगजनक का क्या नाम था? पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रेटिसाई। तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रेटिसाई है, उसकी जो जीवन चक्र की अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है? 5 होती है, जिसमें टीलियो बीजाणु, यूरिडो बीजाणु, बेसिडियो बीजाणु और स्पर्मेशिया, इसिडियो बीजाणु, ये 5 अवस्थाएं थी। इसमें से अपने 3 अवस्थाएं पढ़ ली, जिसमें टीलियो बीजाणु, यूरिडो बीजाणु और बेसिडियो बीजाणु को अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपने इस वीडियो में स्पर्मेशिया या पिक्लो बीजाणु इस अवस्था को पढ़ेंगे और इसिडियो बीजाणु अवस्था को पढ़ के फिर अपने रोग चक्र है इसके बारे में पढ़ेंगे और प्रबंधन के उपाय। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्पर्मेशिया या पिक्लो बीजाणु। तो बेसिडियो बीजाणु का अंकुरण, बेसिडियो बीजाणु का अंकुरण बेसिडियो बीजाणु का अंकुरण एकांतर परपोषी बर्बेरिस, एकांतर परपोषी बर्बेरिस मोहनिया पर होता है। बर्बेरिस मोहनिया पर होता है। इसके जो केंद्र के पट्टी को जाल बनाता है तथा यह परपोषी में प्रवेश करके यह परपोषी में केंद्रयुक्त और पट्टीयुक्त कवक जाल बनाता है। एक केंद्र की पट्टीयुक्त कवक जाल बनाता है। ये है इसकी जो प्रमुख विशेषता। इसके अलावा इसमें 3 से 4 दिन बाद फ्लास्क की तरह संरचना के पिकनिया बनते हैं। इसमें 3 से 4 दिन बाद फ्लास्क की संरचना में पिकनिया बनते हैं। पिकनिया कैसे बनते हैं? जब कवक युक्त जाल बन जाता है, कवक जाल, उसके बाद में पक्सिनिया की संरचना बनती है। इसमें पिक्लो बीजाणु या स्पर्मेशिया कवक तंतु होते हैं। इनमें स्पर्मेशिया या पिक्लो बीजाणु उपस्थित होते हैं। पिक्लो बीजाणु उपस्थित होते हैं किन संरचना में? जो स्पर्मेशिया बनते हैं। और ये विपरीत प्रकार के पिक्लो बीजाणु तथा ग्राहक कवक तंतु आपस में संलग्न होकर इसके बाद में द्विकेंद्र की जाल बनाते हैं और पत्ती की निचली सतह पर ये एकत्रित होकर इसिडियो बीजाणु का निर्माण करते हैं। ये पिक्लो बीजाणु बाद में द्विकेंद्र की अवस्था
में आकर जो पत्ती है उसकी निचली सतह पर एकत्रित होकर इसलिए बीजाणु बनते हैं। आकर पत्ती की निचली सतह पर एकत्रित होकर ईसीडीओ बीजाणु बनाते हैं। ईसीडीओ बीजाणु बनाते हैं। यह स्पर्मिशिया या पिक्नो बीजाणु की अवस्था। इसके बाद में ईसीडीओ बीजाणु जो बनता है, तो ईसीडीओ बीजाणु की अवस्था में क्या होता है? ईसीडीओ बीजाणु ईसीडीओ बीजाणु क्या होता है? ये एक कोशिकीय द्विकेंद्रकीय षट्कोणीय, ये एक कोशिकीय द्विकेंद्रकीय षट्कोणीय ये एक कोशिकीय द्विकेंद्रकीय षट्कोणीय स्पष्ट मोटी भित्ति युक्त होते हैं। स्पष्ट मोटी भित्ति युक्त होते हैं। इनमें 6 जन्म छिद्र पाए जाते हैं। इनमें 6 जन्म छिद्र होते हैं। ये बीजाणु श्रृंखला में बनते हैं और एक अंतर्वेशी वियोजक द्वारा जुड़े रहते हैं। ये बीजाणु श्रृंखला में बनते हैं और एक अंतर्वेशी वियोजक से जुड़े रहते हैं। एक अंतर्वेशी वियोजक से जुड़े रहते हैं। इसीलिए बीजाणु इस तरह से जुड़े रहते हैं। ये अंकुरण करके प्राथमिक परपोषी गेहूं को संक्रमित करते हैं। ये अंकुरण करके प्राथमिक परपोषी गेहूं को संक्रमित करते हैं। गेहूं को संक्रमित करते हैं। वह ईसीडीओ बीजाणु बनाते हैं। वह ईसीडीओ बीजाणु बनाते हैं। ईसीडीओ बीजाणु बनाते हैं। इसके बाद में है कि ये ईसीडीओ बीजाणु बनाकर रोग की अवस्था में आ जाते हैं और जो पादप है उसे संक्रमित करते हैं। तो ये जीवन चक्र की जो कवक है, जो ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई जो रोग कारक है, वो क्या इस तरह से पादपों को उसके स्तंभ में संक्रमित करता है और या फिर चूर्णित अवस्था में इकट्ठा हो जाता है। तो ये इसकी अवस्थाएं सारी कंप्लीट हुई। इसके बाद में है रोग चक्र। तो ये रोग चक्र है, मतलब प्लांट को ये किस प्रकार से संक्रमित करता है उसके बारे में अपने पढ़ते हैं।
आवश्यकता नहीं होती, मतलब एक के बाद एक फसल का होना आवश्यक नहीं है, दूसरी फसल का होना। ये कवक गेहूं की फसल, जंगली गेहूं और अन्य परपोषियों पर जीवित रहते हैं। ये कवक गेहूं की फसल, जंगली गेहूं, इसके अलावा संपार्श्विक परपोषियों पर, संपार्श्विक परपोषियों पर कवक जीवित बने रहते हैं, कवक जीवित बने रहते हैं। तथा मैदानों पर गेहूं पर प्राथमिक निवेश द्रव्य का कार्य करते हैं, तथा मैदानों पर प्राथमिक निवेश द्रव्य का कार्य करते हैं। प्राथमिक निवेश द्रव्य मतलब जो रोजगार के उसके द्रव्य को एकत्रित करने का कार्य करते हैं, निवेश द्रव्य का कार्य करते हैं। भारत में ये कहां पर, नीलगिरी व कुल्ली पहाड़ियों की हिमालय के तराई क्षेत्र में ये संक्रमण करते हैं। भारत में नीलगिरी व कुल्ली पहाड़ियों नीलगिरी व कुल्ली पहाड़ियों, हिमालयी क्षेत्र हो गए, हिमालय के तराई क्षेत्र में तराई क्षेत्र में ये रोगकारक होते हैं, जो ये क्या करते हैं, इन क्षेत्रों पर स्वतः उगे गेहूं या ग्रीष्म काल में की जा रही गेहूं पर क्षेत्र में स्वतः उगे या जो खेती की जा रही है खेती पर बने यूनिटों बीजाणु या खेती की जा रहे गेहूं पर यूनिटों बीजाणु के रूप में निवेश द्रव्य के रूप में कार्य करते हैं। गेहूं पर यूनिटों बीजाणु निवेश द्रव्य का कार्य करते हैं। तो इसके बारे में अपने इतना ही नोट करेंगे कि किन किन क्षेत्रों पर गेहूं की फसल को ये संक्रमित करते हैं। तो जहां पर गेहूं की फसल है उगाई जाती है, वहां पर ये क्या, या तो स्वतः उगी फसल या जो कृषि की जा रही है गेहूं की फसल पर, उस पर यूनिटों बीजाणु है, उसके रूप में ये निवेश द्रव्य को एकत्रित करते हैं और संक्रमित करने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद में इस रोग के प्रबंधन के उपाय कौन कौन से हैं? इस रोग के प्रबंधन के कौन कौन से उपाय हैं? अपने पढ़ा शस्य प्रबंधन, लास्ट वीडियो में पढ़ा, उसके बाद में क्या रासायनिक प्रबंधन और जैविक प्रबंधन था। उसी के अनुसार इसमें भी वही तीनों प्रबंधन के तरीके हैं, जिसमें एक नंबर क्या है, शस्य प्रबंधन।
क्या करते हैं, शीघ्र पकने वाली किस्में बोकर इस रोग से बचा जा सकता है। शीघ्र पकने वाली, ये फर्स्ट नंबर है प्रबंधन का उपाय। शीघ्र पकने वाली फसलों को बोकर इस रोग से बचा जा सकता है। इस रोग से बचा जा सकता है। या गेहूं की शीघ्र बुआई करके, या गेहूं की शीघ्र बुआई करके, शीघ्र बुआई करके इस रोग से बचा जा सकता है। तो ये प्रबंधन के फर्स्ट उपाय है। इसके अलावा फसल को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। संतुलित उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। फिर थर्ड क्या है इसके प्रबंधन का उपाय, संतुलित सिंचाई की जानी चाहिए। संतुलित सिंचाई की जानी चाहिए। ये है शस्य प्रबंधन के उपाय। इसके बाद में जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन में अपने क्या देखा कि जो रोग रोधी किस्में हैं उनकी बुआई करके ही इस रोग से बचा जा सकता है, या अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रोग रोधी किस्में, रोग रोधी किस्मों को बोकर, जैसे कौन कौन सी रोग रोधी किस्में हैं उसमें अपने नोट करेंगे। HD 2867, HD 2867 फर्स्ट रोग रोधी किस्म, ये नोट करनी है। इसके बाद NIDW 295 इसका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद है HPW 217, HPW 217। इसके बाद है 224 228, HPW 217 224 228। ये रोग रोधी तीनों किस्में हैं, इनका उपयोग करना चाहिए। HS 375 443, HS 375 443 इन किस्मों का उपयोग करना चाहिए। 456 460 456 460, VL 867, VL 867 आदि रोग रोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। रोग रोधी किस्मों को बोकर इसका प्रबंधन या इस रोग का प्रबंधन किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो ये जैविक प्रबंधन का उपाय है। इसके बाद में रासायनिक प्रबंधन, यानी रोग का प्रकोप होने पर कुछ रासायनिक यौगिक होते हैं, उनका छिड़काव करके इस रोग से बचा जा सकता है। तो वो रासायनिक प्रबंधन के उपाय कौन से हैं?
में क्या करते हैं, गेहूं के लक्षण दिखाई देने पर ट्राई एडिमेफोन, लक्षण दिखाई देने पर ट्राई एमिडेफोन 0.2% के 2 छिड़काव, 0.2% के 2 छिड़काव करने चाहिए। और कितने दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव? 7 से 20 दिन के अंतराल पर, 7 से 20 दिन के अंतराल पर करने चाहिए। फिर अगला इससे प्रबंधन का क्या उपाय? रोग के लक्षण प्रकट होने पर जिन्हें 76% लक्षण प्रकट होने पर जिन्हें 76% WP अथवा घुलनशील गंधक, WP 15 से 20% प्रति किलोग्राम हेक्टेयर, 15 से 20 प्रति हेक्टेयर। या फिर घुलनशील गंधक, इसकी कितनी प्रतिशत मात्रा का उपयोग करना चाहिए? 0.25% का छिड़काव करना चाहिए। का 4 से 5 छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतराल पर करने चाहिए। का 4 से 5 छिड़काव करने चाहिए 8 से 10 दिन के अंतराल पर, 8 से 10 दिन के अंतराल पर। करना चाहिए। तो ये रासायनिक प्रबंधन के जो प्रमुख उपाय हैं ये कंप्लीट हुए। और इसके साथ ही जो गेहूं का काला या स्तंभ रोली रोग है ये कंप्लीट होता है। तो आज आपको जितना पढ़ाया उसे नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे जो रोग है गेहूं का भूरा